अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये तो बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल में इन दिनों तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस विरोध की आंच इतनी तेज है कि भारत हो या अमेरिका, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। जेन जी ने नेपाल की मौजूदा सरकार गिरा दी। ऐसे में एक बड़ा सवाल, क्या नेपाल के आग की आंच भारत आ सकती है? दरअसल नेपाल कई चीजों की सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है, क्योंकि एक लैंडलॉक्ड देश है और यहाँ सामान की आपूर्ति में भारत की भूमिका बहुत ज्यादा है। भारत के लिए भी नेपाल उतना ही महत्व रखता है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। नेपाल के मधेशी आंदोलन का अगर हम जिक्र करेंगे तो उस दौरान भी आपको याद होगा, मधेशी आंदोलन को भारत के लोगों की सहानुभूति और समर्थन मिला था। मधेशियों की ज्यादातर आबादी नेपाल के दक्षिण हिस्से में भारत से लगी सीमा के पास है। नेपाल भारत का तीसरा पड़ोसी देश है, जहां देश की शीर्ष नेतृत्व को जनता के आक्रोश के आगे झुकना पड़ा। भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत पुराने हैं। नेपाल भारत के साथ सिर्फ ज्योग्राफिकल रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के लिए यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, यानी उनकी आर्थिक गतिविधियां भी सीमा पार से जुड़ी हैं। साथ ही उनके यहाँ वैवाहिक संबंध भी हैं। फिलहाल नेपाल की सेना ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। भारत और नेपाल के बीच व्यापार के लिहाज से रिश्ते बहुत गहरे हैं। नेपाल भारत से तेल, बिजली, दवा और कई सेवाएं लेता है। नेपाल में मौजूद कई बड़े प्रोडक्ट्स भी भारत के ही हैं। इससे वहां रोजगार भी बढ़ता है। कहा जाता है कि नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत ही है। ऐसे में हिंसा बड़े पैमाने पर आयात निर्यात के काम को ठप कर सकती है। नेपाल में हिंसक झड़प होने से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर भी असर पड़ सकता है। नेपाल में कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ट्रांसमिशन लाइनिंग का काम हो रहा है, जो इस घटना के बाद रुक जाएगा। अगर कोई प्रोजेक्ट शुरू होने वाले थे तो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से रुक जाएंगे या उनमें देरी हो जाएगी। हालांकि पर्यटन से नेपाल की अर्थव्यवस्था पर असर ज्यादा पड़ेगा, मगर भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। लोग यहां से होटल्स की बुकिंग करते हैं, टिकट बुकिंग करते हैं। ऐसे में ट्रैवल कंपनियों और एयरलाइंस इंडस्ट्री को भी घाटा होगा। भारत नेपाल सीमा लगभग 1750 किलोमीटर लंबी है। ये ज्यादातर खुली सीमा है। हिंसा और अस्थिरता के वक्त हथियार तस्करी, स्मगलिंग और अवैध गतिविधियां बढ़ जाती हैं। इससे भारत को सीमा पर चौकसी बढ़ानी होगी, ज्यादा जवानों की तैनाती करनी पड़ सकती है। इससे सुरक्षा का खर्च भी बढ़ सकता है। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भारत के बड़े व्यापारिक पार्टनर हैं। अस्थिरता बढ़ने से व्यापार धीमा हो जाता है। भारत के लिए चिंता की बात इसलिए है क्योंकि इस समय भारत अमेरिका के 50% टैरिफ की मार भी झेल रहा है। इससे पहले ही व्यापारियों को भारी नुकसान झेलने पड़ रहे हैं। अब नेपाल में ऐसी स्थितियों के पैदा होने से वहां भी निर्यातकों को नुकसान, माल की डिलीवरी में देरी, रुकावट का सामना करना पड़ सकता है। भारत से नेपाल को एक्सपोर्ट होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, मशीनरी, व्हीकल, फूड आइटम, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। वहीं नेपाल सोयाबीन तेल, मसाला, जूट उत्पाद और चाय जैसे आइटम्स भारत को एक्सपोर्ट करता है। दरअसल नेपाल में आई इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से आम लोगों का गुस्सा बढ़ा। देश की सियासत में लंबे समय से जारी भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार की वजह से लोगों में जबरदस्त नाराजगी ने उग्र रूप ले लिया। सरकार के खिलाफ लोग सड़क पर आ गए। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जेन जी ने किया। हालांकि अगर ट्रेड के लिहाज से देखा जाए तो नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार और यूपी के कई जिले नेपाल की सीमा से सटे हुए हैं। दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध बहुत अच्छे। अब स्टूडेंट का कल मार दिया गया, आप लोग देखिए 21-22, अब नंबर कितना है पता नहीं, 500 से जितना है सब इंजर्ड हुआ है। अब स्टूडेंट को ऐसे तरीके से मारेंगे तो कौन सा देश चलेगा। ये तो बहुत क्रूरल देश जैसा हो गया, क्रूरल शासन हो गया। ये तो गोली का शासन ऐसा नहीं चलता है, कोई देश में ऐसा नहीं चलता है। ये एशिया में ऐसा कम्युनिस्ट शासन में आता है, इतना छोटे देश में तो कैसे चलेगा। तो कभी भी ऐसा नहीं चल रहा है। हम लोग का डेमोक्रेसी लाया, इतने आदमी मर मर के डेमोक्रेसी लाया। ये ऐसा डेमोक्रेसी किसको चाहिए? किसी को डेमोक्रेसी ऐसा नहीं चाहिए। स्टूडेंट को नेपाल पुलिस ने गोली मारा, चुन चुन के गोली मारा। उसने गोली मारने का एक तरीका होता है ना, गोर में मार के उसे घायल कर देने का, पर वैसा नहीं किया उसने सीधा यहाँ पर मारा है, यहाँ पर मारा है, डायरेक्ट वो मर गया है। और ये सरकार ये जो हुआ है ना, ये इतना कुछ ये सोशल बैंडिंग के लेके नहीं हुआ है। हम लोगों को चाहिए यूथ लीडर चाहिए। अब हम लोग परिवर्तन खोज रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।